विजिबल है आपको स्लाइड्स वगैरह? यस सर, विजिबल। ठीक। हम बस सिलेक्शन को आज कंक्लूड करते हैं। जो हमने लास्ट टाइम सिलेक्शन प्रोसेस शुरू किया था उसमें हमने देखा कि एप्लीकेंट जॉब इंटरेस्ट शो करता है, फिर उसके बाद इनिशियल क्राइटेरिया असेसमेंट होती है, टेस्ट होते हैं। टेस्ट हमने डिफरेंट तरह के देखे हैं, इंटरव्यूज हमने डिफरेंट तरह के देखे हैं। फिर उसके बाद हमने मेडिकल एग्जामिनेशन का को भी डिस्कस किया कि सम टाइम वो पहले मेडिकल टेस्ट करवा लेते हैं, सम टाइम ये होता है कि वो आपको कंडीशनल जॉब ऑफर कर देते हैं विच इज सब्जेक्ट टू दी मेडिकल फिटनेस और मेडिकल क्लियरेंस। ठीक है, अगर आप अपने टेस्ट ले आते हो, उनकी रिपोर्ट जो कि ओके होती हैं, देन वो फिर आपको फाइनली जॉब पे रख लेते हैं। और बीच में हमने फिर लास्ट टाइम एक और पॉइंट डिस्कस किया था, बैकग्राउंड चेक या रेफरेंस चेक या बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को, जिसको हम मतलब जो हम नैरो डाउन करते हैं अपने होल प्रोसेस को। शुरू में बहुत ज्यादा लोग आए, फिर कुछ टेस्ट तक रह गए, कुछ इंटरव्यू तक रह गए, कुछ बिल्कुल फाइनल स्टेज तक आते हैं। ठीक है, तो उनकी हम बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन लाजमी करवाते हैं। मेजोरिटी जो अच्छी कंपनीज हैं वो करवाती हैं, ताकि कोई उनका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी कुछ लोग उनसे रिक्वायर करते हैं, या पुलिस वेरिफिकेशन उनसे रिक्वायर करते हैं, ताकि ये पता चल सके कि इसके खिलाफ कोई एफआईआर या कोई इस तरह का केस तो नहीं है पेंडिंग। ठीक है, और इनफैक्ट उस सिलसिले में एक दो लोगों ने अपनी एग्जांपल्स भी शेयर की थी। जैसे वो एक स्टूडेंट ने शेयर किया कि उसको नाजिम से उन्होंने कहा कि आप वो उसको वेरीफाई करा के लाओ। एक केस सक्सेस स्टोरी, सॉरी, जो एक केस मैंने आपसे शेयर किया था कि वंस वी हायर्ड अ कैंडिडेट और उसके बाद वो ट्रक लेके भाग गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद रिकवर हमने कर लिया था, लेकिन वी नीड टू ट्राई कि हम कोई नेग्लिजेंट हायरिंग ना करें, मतलब कोई अपने एंड पे कोई गफलत ना बरतें, बल्कि हर एस्पेक्ट से उसको देखें। जब वो हमें ओके लगे, ठीक है, हर एतबार से, देन हम उसको जॉब ऑफर करें और फिर उसके बाद उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में हम बुलाएं। तो ये हो गया बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद अगर ये सारी चीजें वो क्लियर करता है, देन हम उसको ऑफर देते हैं। ठीक है, ऑफर में उसको हम ऑब्वियसली सैलरी जो इंटरव्यू में नेगोशिएट हो रही होती है, ठीक है, तो यहाँ हम उसको वो फाइनल सैलरी ऑफर करते हैं जिस पे हम उसको रखना चाह रहे हो। ठीक है, अगर वो उसको अपीलिंग है, उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो वो क्या करेगा कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, उस ऑफर को। अगर उसको लेट्स सपोज अट्रैक्टिव नहीं है, वो कहीं ऑलरेडी ज्यादा पैकेज ले रहा है, या उसके घर के करीब नहीं है, या कोई भी और रीजन है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो इट मीन्स कि हम फिर उस कैंडिडेट को छोड़ के उससे जो उसके साथ कोई और जो सेकंड पे आया या जो थर्ड पे आया, हम फिर उनको भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो जॉब ऑफर जब भी करो, सैलरी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी बेनिफिट्स कंपनसेशन है, वो सारी उसको बताओ कि ये चीजें हम देंगे, ये चीजें आपकी डिडक्शन होगी। ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, परमानेंट है। मेक श्योर कि ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, देन उसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये कुछ फैक्टर्स हैं कि जब आप किसी भी कैंडिडेट को हायर कर रहे होते हो, चाहे वो ग्लोबल बेसिस पे हो या लोकल बेसिस पे हो, तो आप कुछ फैक्टर्स को कीप इनटू अकाउंट करो, उसको कंसीडर करो। आल्दो जब हमने अपना रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का क्राइटेरिया डिस्कस किया, स्टडी किया, तो हमने हर ऑलमोस्ट हर मेजर बीच में ऐसा डाला कि किसी तरह से वो अच्छी मतलब ऐसा ना हो कि नेग्लिजेंट हायरिंग हो, बल्कि वो एक अच्छी हायरिंग हो। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं कि आप लोग कल्चरल एडजस्टमेंट लाजमी मेक श्योर करो कि वो जिस भी कैंडिडेट को आप रखने जा रहे हो, वो आपके कल्चर को, ठीक है, आपके कंट्री के, अगर तो वो बाहर का कोई बंदा है, अगर वो विद इन पाकिस्तान है, इवन आल्दो यहाँ पे भी डिफरेंट प्रोविंसेस के अपने अपने कल्चर हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का भी कल्चर होता है, वैल्यूज होती हैं, उसकी नॉर्म्स, बिलीफ्स होते हैं, वो उनके साथ लाजमी कंप्लाई करे। ठीक है, जिसको हमने एचआर की टर्मिनोलॉजी में दो चीजें पढ़ी थी, एक था पर्सन जॉब फिट और एक था पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। कोई बता सकता है ये क्या चीजें थी?
सर पर्सनल सर जॉब जॉब फिट फिट जो में ये होती था है वो कि स्किल्स एबिलिटीज वगैरह उसमें हम और उसके नॉलेज के बेस पे उसको किसी एम्प्लॉयज़ को रखते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, ठीक है। सही। मद्देनज़र हमने जो है ना वो चीज़ें रखनी होती है, स्किल और नॉलेज वगैरह। जबकि ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फिट में हम ये जो है ना देखते हैं कि जो एम्प्लॉय हम हायर कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड जो है वो इसी फील्ड से रिलेटेड है या नहीं है, मतलब कि जिस इंडस्ट्री उसकी इंडस्ट्री हम देखते हैं कि उनका प्रीवियस नॉलेज या एक्सपीरियंस जितना भी है क्या वो इसी इंडस्ट्रीज में है या नहीं है, तो उसकी भी जो है ना हम नज़र रखते हैं कि क्या वो हमारे साथ जो है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चल पाएगा प्रॉपर्ली या सही तरीके से काम कर सकेगा या नहीं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। कि हम उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स, एबिलिटीज भी चेक कर रहे होते हैं, तब वो जॉब के साथ कंप्लायंस उसकी अगर हो तो उसको हम कहते हैं पर्सन जॉब फिट है। ऑर्गेनाइजेशन फिट में ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं, बिलीव्स होते हैं, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उनके साथ भी वो कंप्लायंस होनी चाहिए, ठीक है। तो तब हम कहते हैं कि पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट है, ठीक है। तो कल्चर का एस्पेक्ट हमने आल दो इन दोनों एस्पेक्ट्स के अंदर कवर किया। फिर उसकी कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमी चेक करो, ठीक है। सिर्फ क्वालिफिकेशन का हो जाना, एक्सपीरियंस का हो जाना, इट डजंट सर्व द पर्पस, ठीक है। आप ये देखो कि वो बंदा इमोशनली स्टेबल है या नहीं। इमोशनल स्टेबिलिटी से मुराद क्या है कि क्या वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है या नहीं। क्या वो ये देख सकता है कि लोगों के इमोशंस फिलहाल कैसे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, और मुझे उनके साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्क टेकिंग उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रेस हैंडलिंग उसको आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि स्ट्रेस में वो पैनिक हो जाए। तो आपको याद है हमने सिचुएशनल और बिहेवियरल इंटरव्यूज में कुछ ऐसे सवाल बनाए थे या डिस्कस किए थे, जो बेसिकली उसकी हम ये वाली स्किल जानना चाह रहे थे कि वो कितने अच्छे तरीके से स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो वो भी एक मेजर हो सकता है जिससे हमें पता चलता है कि ये बंदा स्ट्रेस को कैसे हैंडल करता है, ठीक है। तो फिर उसके आपने जी जी आपने जो सॉरी हसन आप। ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप साइकेट आप देख सकें कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हाँ साइकेट्री का, सॉरी साइकेट्रिक जो है वो बिठाए हाँ होते हैं ये चेक करने के लिए कि मतलब ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर सकता है कि नहीं। ये भी दी थी कि ये चीजें भी इस तरह की चेक करनी होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसको हमने तो ये भी कहा था कि आवाज आ साइकेट रही है? जी जी मैंने आपका पॉइंट नोट किया है हसन। आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं? हसन की पॉइंट को मैं जस्ट कंक्लूड कर रहा हूँ कि ही सेड कि जैसे हम साइकेट्रिस्ट बिठाते हैं या जो हम टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, जैसे सम टाइम आपने देखा होगा कि या कि कहीं आपने टेस्ट दिया हो कि वो एक पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि अब आप कुछ स्टोरी लिखो, ठीक है। तो हर बंदे की जाहिर सी बात है अपनी एक उससे ऑब्जर्वेशन कह लो या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। वो फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखता है कि मुझे ये ऐसा नजर आ रहा है या मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। वो जेनेरिक सी पिक्चर होती है और फिर आप उससे स्टोरी बिल्ड करते हो, ठीक है। आप वो जो पैरा लिख रहे हो या जो दो पैरास लिख रहे हो या जो भी एक स्टोरी लिख रहे हो, उससे भी आपकी शख्सियत सामने आ जाती है कि ये बंदा कैसा सोचता है कैसा नहीं, ठीक है। तो बड़े नए इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, बड़ी इसमें जिद्दत आ चुकी है, ठीक है। तो अब से वही बात है, सिर्फ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे आप नहीं हायर करते, और भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जिनको टेक इनटू अकाउंट करना पड़ता है, ठीक हो गया। फिर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स में ऑब्वियसली उसकी जॉब रिलेटेड स्किल्स हैं, टेक्निकल उसको कितनी नो हाउ है, उसको उस इंडस्ट्री का कितना पता है, जैसे कासिम ने कहा, ठीक है। फिर जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। आपने ऑब्वियसली कंपनी के अंदर जब आना है, आप जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, ठीक है, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, आर&डी, आईटी, आपने इंटरेक्ट करना है लोगों के साथ, ठीक है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। आपको नॉन वर्बल अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि अगर लेट्स सपोज कोई बंदा जस्ट जेस्चर कर देता है तो व्हाट ही और शी मींस विद दैट जेस्चर, ठीक है। तो फिर इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्ट्रेटजीज आपको पता होनी चाहिए कि अल्लाह ना करे अगर कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है या कोई लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है या आर्गुमेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपने कैसे उसको हैंडल करना है, ठीक है। क्योंकि देखो एक कंपनी के अंदर क्या होगा, देयर इज पॉसिबिलिटी, हमने कहा डाइवर्सिटी होती है,
तो यंगर और ओल्डर एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, उनकी शायद आपस में ना बने, या इवन सेम ग्रुप के लोगों की शायद आपस में ना बने, या एक कल्चर के वाले लोगों की दूसरे कल्चर वाले लोगों से ना बने। तो आपने उस सिचुएशन के अंदर सरवाइव करना है, और ऐसे सरवाइव करना है ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है वो भी अच्छी रहे। ये ना हो कि आपको आए दिन वार्निंग्स मिलती रहे, ठीक है। तो ये चीजें आपने मेक श्योर करनी है, और इनफैक्ट एचआर ने मेक श्योर करनी है कि हम ऐसा बंदा लेके आए जो इन जिसके अंदर ये सलाहियतें भी हों, स्किल्स हों, एबिलिटीज हों, ठीक है। और वो मतलब एक अच्छा कैंडिडेट अपनी तरफ से वो छानबीन करके उसको ऑफर करें, और फिर उसको प्रॉपर जॉब पे रखें। फिर ऑब्वियसली उसके फाइनेंशियल कंसर्न्स भी आप देख सकते हो, उसकी पर्सनल लाइफ डिमांड्स कितनी है, ठीक है। कैरियर डेवलपमेंट कितना वो पैशन है उसके अंदर, कितना वो कैरियर ओरिएंटेड है, वो अपने आप को कितना प्रॉस्पर देखना चाहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप कंसीडर आपको करना चाहिए जब किसी भी आप कैंडिडेट को रख रहे होते हो। अदर देन एजुकेशन, एक्सपीरियंस और वो सारी चीजें, वो तो ऑब्वियसली जॉब का हिस्सा ही है, लेकिन इन फैक्टर्स को भी आपने एक खास फोकस देना होता है। इज इट क्लियर? इसमें अगर सिलेक्शन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं एचआर के नए फंक्शन पे जाऊंगा विच इज नोन एज ओरिएंटेशन। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये मुझे लास्ट लेक्चर में से एक क्वेश्चन था, जी ये जी वर्क सैंपल टेस्ट और ये मुझे मैं शायद प्रोनाउंस गलत कर दूं, क्रोनोलॉजिकल टेस्ट। सर ये दो थे तो इनमें मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। लाइक दोनों में ये था कि हम उनमें उनसे ऐसी चीजें पूछते हैं जो उन्होंने आगे जाके परफॉर्म करनी है, तो सर इनमें डिफरेंस क्या होगा? देखिए इस तरह तो बहुत सारे टेस्ट हैं। इवन एक पॉलीग्राफ टेस्टिंग भी होती है, ठीक है, जिसमें वो बेसिकली लाई डिटेक्शन करते हैं कि बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, ठीक है। इसी तरह जैसे आपने कहा वर्क सैंपल टेस्ट, वो इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल मैं उससे कोई ईमेल ड्राफ्ट करवा सकता हूँ, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि आगे जाके इसने ईमेल ही करनी है तो ये वैसे कर सकता है या नहीं। तो बहुत ज्यादा टेस्ट हैं, लेकिन मैंने आपको जो 5-6 फिल्टर करके सिर्फ वो बताए हैं जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट आल्दो है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम कंपनीज हैं जो इस तरह करती होंगी, शायद कोई भी ना करता हो। मतलब मैंने किसी जगह पे ये नहीं देखा, मैं ये नहीं कह रहा मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, जस्ट मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, कि किसी कैंडिडेट को इस तरह पता किया हो इन्होंने कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं, तो कोई बजर बज जाता हो। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो हमने जस्ट वो टेस्ट कवर किए जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होते हैं। तो स्लाइड्स में, बुक्स में कुछ ऐसे भी होती हैं जो चीजें बाहर के कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रही होती हैं लेकिन हमारे में नहीं हो रही होती, तो फिर हमने उनको स्किप कर दिया, ओमिट कर दिया। इस स्टेज पे आपको वर्क सैंपल टेस्ट और जो बाकी हमने टेस्ट देखे थे ना, नेट गेट और उसके अलावा जो हमने उसको फिजिकल एबिलिटी टेस्ट देखे, पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट देखे, सिर्फ वहां तक कर लें तो काफी है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है सिलेक्शन में, तो फिर मैं आगे मूव करूं ओरिएंटेशन की तरफ। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या किया, वैसे थोड़ा सा मैं बस आपको रिकैप कर दूं। हमने सबसे पहले एचआर की बेस स्टडी की थी इनिशियल क्लासेस में, और देन हम फिर मूव किए एचआर प्लानिंग की तरफ, और हमने प्लानिंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया, ठीक है। कितने बंदे चाहिए, क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, सारी चीजें उसके अंदर डिस्कस की हमने। देन वी मूव टुवर्ड्स रिक्रूटमेंट, उस पर हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। फिर हमने सिलेक्शन वाले मोड में चले गए और उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। द नेक्स्ट मॉड्यूल इज ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, लेकिन ट्रेनिंग से पहले एक और छोटा सा फंक्शन होता है, ओरिएंटेशन, ठीक है। वो थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन, तो हम उसका जो सीक्वेंस पहले कर रहे हैं, क्योंकि पहले बंदे को हम ओरिएंटेशन ब्रीफ करेंगे, देन इंशाल्लाह फिर हम उसको ट्रेन और डेवलप करेंगे, वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो ओरिएंटेशन बहुत ही ब्रीफ सा फंक्शन है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं और फिर ट्रेनिंग की तरफ मूव करते हैं। कोई बता सकता है ओरिएंटेशन क्या होती है? यस सर, लाइक आपकी जब सर न्यू जॉब के लिए आप बंदे जब हायर हो हम जाते हायर हैं। करते हैं तो उसको एक सेकंड भाई कासिम। आप बोल रहे हैं। जी शर्मीन। उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इन्फो देते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुताबिक उनकी। ठीक है, गुड। जी शर्मीन, आप कुछ कह रही थी?
सर जब जॉब के लिए आप किसी को हायर कर लेते हैं तो ट्रेनिंग से पहले उनको एक दिन के लिए या जो भी टाइम होता है उसके लिए बुलाते हैं और उनसे या तो डॉक्यूमेंटेशंस के मुतालिक बात कर लेते हैं या फिर उन्होंने जो जॉब करनी होती है उसके रिलेटेड उनको ओवरव्यू थोड़ा सा टाइप कर दे देते हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका मतलब वही बात है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन नॉट इन इन्वर्टेड कॉमास, ओरिएंटेशन से मुराद क्या होती है कि आप जो भी नया बंदा जिसको आप रख लेते हो, जो हमने लास्ट टाइम ऑफर की, मतलब ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, वो आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप उसे बुलाते हो, ठीक है, आप उसे फिर ब्रीफ करते हो, आप उसे कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करते हो, और ना सिर्फ कंपनी के बारे में बल्कि उसके रेलिवेंट डिपार्टमेंट के हवाले से भी, ठीक है। तो कंपनी हो गई, कंपनी के अंदर जो जो इवन आप उसको विजिट वगैरह भी कराते हो कैफे का, ठीक है, जहाँ जहाँ जिन जिन डिपार्टमेंट्स में उसका ज्यादा सरोकार होना है या उसका वास्ता पड़ना है, आप उधर भी उसको लेके जाते हो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये नया बंदा है, उसको पता चल जाए कि ऑलरेडी कौन कौन काम कर रहा है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन से मुराद बेसिकली क्या होती है कि आप जो नया बंदा हायर करते हो ना, ठीक है, आफ्टर ऑफर एक्सेप्टेंस सारा कुछ, तो आप उसे ब्रीफ करते हो कंपनी के मुतालिक, उसके डिपार्टमेंट के मुतालिक, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस एसओपीज वगैरह हैं उसके मुतालिक, ठीक है। जैसे आप लोग जब आए रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, तो आपकी ओरिएंटेशन हुई थी, ठीक है, वही बाय जो लॉन है, ठीक है, उसमें आपको कोई मुझे बता सकते हैं मोटी मोटी क्या बातें बताई गई? सर उसमें तो यूनिवर्सिटी के बारे में गाइड किया था, ठीक है, क्या क्या होगा, सारा इंट्रो दिया था, बस यही था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यूनिवर्सिटी के मतलब क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट आए, तो स्टूडेंट को ये बताया गया कि क्या अटेंडेंस की पॉलिसी है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कितने कैंपसेस हैं, कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, ये कौन सा वाला कैंपस है जहाँ पे आपने एनरोलमेंट की है, कौन कौन से कोर्सेज आप पिक कर सकते हो, आपकी डिग्री की ड्यूरेशन कितनी है, मींस आपको ओवरऑल भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, और आपको आपके रेलिवेंट प्रोग्राम के लिए वो कुछ की तो बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन हो जाती है, कुछ को डिफरेंट सेक्शंस में मूव किया ताकि वहां पे मजीद उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। तो बिल्कुल ओरिएंटेशन वही है, कंपनी के अंदर भी ऐसे ही होती है, ठीक है। लेकिन आप चूंकि एक बड़ी लॉट में स्टूडेंट्स थे, जब बहुत ज्यादा आप ग्रुप ऑफ पेपर रखते हो तो फिर आप उनके लिए इस तरह का एक बड़ा कोई अरेंजमेंट कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे एक दो लोग आ रहे हैं सिर्फ, तो वहां पे आप नॉर्मली इतना बड़ा मतलब सेटअप नहीं करते। आप एक कॉन्फ्रेंस रूम में उसको स्लाइड्स शो कर सकते हो कि भाई ये हमारी कंपनी है, ये हिरार्की है, ये स्ट्रक्चर है, ये चीजें हैं, ठीक है। फिर उसको रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स में आप मूव कर सकते हो, उसको ग्रीट करवा सकते हो कि ये नया बंदा आया है, इसका ये नाम है, ये साहब ये हैं, ठीक है। तो आप उस तरह उसको विजिट करवा सकते हो। अच्छा, तो ओरिएंटेशन में जो ये जो 5 नीचे एस्पेक्ट्स हैं, फेवरेबल इंप्रेशन, फेवरेबल इंप्रेशन से मुराद कि जो भी आपने नया एम्प्लॉय रख लिया है उसको एक अच्छा तासुर देना, लेकिन गलत तासुर नहीं देना। गलत तासुर से मुराद क्या है कि आपने वही बातें बतानी है जो रियलिटी है, कोई उसको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उसे नहीं लगवानी, ठीक है। उसको आपने रियलिस्टिक प्रीव्यू देना है, ठीक है, और उसको अच्छा एक इंप्रेशन देना है ताकि वो मतलब उसको अच्छा फील हो कि मैं जिस कंपनी का पार्ट बन रहा हूँ, ये बड़े मतलब केयरिंग है, बड़ी अच्छी वैल्यूज और सारा कुछ, ठीक है। आल्दो जब वो उसने एक्सेप्ट की तो तभी उसने स्टडी किया होगा कंपनी को, लेकिन अब वो थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद ये है कि आप उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। आप इंफॉर्मेशन जो आप उसको प्रोवाइड करोगे वो वही बात है, ना सिर्फ कंपनी के मुतालिक आप उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, बल्कि उसको आप उसके डिपार्टमेंट के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दोगे, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से उसको ब्रीफ करोगे, उसके डिपार्टमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ लोग हैं उससे उस टीम से आप उसको मिलवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उससे शेयर करोगे ताकि वो यूज टू हो जाए, वो ब्रीफ उसको आप कर दो, और उसके कोई जहन में अगर कोई एम्बिग्यूटी है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो आप उसको क्लियर कर लो। देन देयर कम्स अ कोवर्कर एक्सेप्टेंस। कोवर्कर एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि उसको बेसिकली क्या करवा रहे हो आप कि जो उसके साथ जो जिन लोगों ने उसके साथ रूम शेयर करना है या जो डिपार्टमेंट शेयर करना है वो उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। एक्सेप्ट इन अ सेंस के मतलब वो आपस में जेल हो जाए, ठीक है, और जेल होंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो साइनर्जी है, जो टीम एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस दोनों वे में होनी चाहिए, एक नया बंदा आ रहा है उसको पुराने वाले एक्सेप्ट करें, और वो उनको एक्सेप्ट करे एज अ पार्टनर, कह लो एज अ टीममेट,
ठीक है, तो ये भी बड़ा जरूरी पॉइंट है, ठीक है। देन देयर कम्स सोशलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन। सोशलाइजेशन से मुराद क्या है कि आपने उसको बेसिकली सोशल हम कहते हैं ना, सोशल स्किल्स होना, यानी कि उसको फेमिलियर करना, ठीक है, ताकि कंपनी वाले उसको जान जाएं, वो कंपनी वालों को जान जाए, ठीक है, और वो यूज्ड टू हो जाए, आदी हो जाए, ठीक है। और उसके बाद परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, वो क्यों? क्योंकि जब वो यूज्ड टू हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा उस एनवायरनमेंट के अंदर, तो ऑब्वियसली क्यों कर रहे हैं हम? ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्टिव ओरिएंटेशन की अचीवमेंट्स होती हैं, या जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि इसलिए ओरिएंटेशन देनी चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसमें ना मैं आपको एक दो मजे की चीजें बताता हूँ कि आप बेसिकली चेकलिस्ट एक बना लेते हो। चेकलिस्ट क्या होती है कि आप मिसाल के तौर पे एक चेकलिस्ट ऐसी है, फॉर एग्जांपल उजैर जाता है, उजैर मतलब संडे की मॉर्निंग उठता है और क्या करता है कि ये कहता है कि यार आज मैंने एक तो एचआर की क्लास लेनी है, पहला काम इसने लिख लिया। ये कहेगा कि मे बी मैंने मार्केट जाना है और कुछ सौदा वगैरह लाना है, वो भी लिख ले। कोई अगर इसने किसी फ्रेंड के साथ बाहर जाना है, वो भी लिख ले। इट मीन्स कि आप टास्क लिख लेते हो और फिर जो जो होता जाता है आप उसको टिक करते जाते हो, ठीक है। उससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि यार मैंने ये चीजें करनी थी, इनमें से कितनी हो गई, ठीक है। तो इसी तरह ओरिएंटेशन जब आप उसकी कर रहे होते हो, जब उसको आप ब्रीफ कर रहे होते हो, तो आप एक प्रॉपर एक चेकलिस्ट बना लेते हो, ठीक है। चेकलिस्ट इसलिए ताकि कोई चीज रह ना जाए। अब जैसे प्रिपेयर न्यू एम्प्लॉय, कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो जो लास्ट स्लाइड में मैंने सारी बातें आपको बताई। देन कम्स अ बडी मेंटोर कांसेप्ट। कोई मुझे बता सकता है बडी मेंटोर किसको कहते होंगे हम? बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है ये एचआर में। कोई गेस लगाना चाहे? सर डिपार्टमेंट में ही या जो है ना जो रूम में उसके बंदे होते हैं जो उनके साथ कोर कर काम कर रहे होते हैं, जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन वगैरह उसकी होती हैं, उसके साथ हम उनको एसोसिएट कर लें ताकि उससे वो रिलेवेंट नॉलेज जो काम किस तरीके से जो है ना किया जाएगा वो लर्न कर सके। ठीक है, देखिए आमतौर पे हम बडी सर कहते हैं। जी 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 हसन। सर मैं बडी बडी ये कहना चाहूँगा, जो ना जिसके साथ आपकी फ्रेगनेंस अच्छी होती है और वो आपका टीम मेंबर होता है, काम बड़ा अच्छा करता है आपके साथ मिलके, आपकी मतलब एक किस्म की हेल्प ज़्यादा करता है काम में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखिए बडी हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में भी ये वर्ड यूज करते हैं कि यार ये मेरा बडी है, या तेरा फेवरेट बडी कौन, मींस कि वो दोस्त मतलब जिससे हम सब कुछ शेयर करते हो, या जो हमारी हर मुश्किल में साथ होता हो, ठीक है, जिसको जिससे ठीक है हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो, बडी हम उसको कहते हैं। बडी मेंटोर एचआर में किसको बोलते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप अभी आप नए नए हो ना, हम क्योंकि नए एम्प्लॉय को ब्रीफ कर रहे हैं, ओरिएंटेशन दे रहे हैं, तो उससे वो वाला बंदा, कोई एक आध बंदा तो उससे होता है ना जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है शुरू शुरू के दिनों में, ठीक है। और वो वाला दोस्त जो उसको सही गाइड करे, सही डायरेक्शन दे कि यार ऐसे ऐसे करोगे तो आप स्टे करोगे कंपनी के अंदर, सरवाइव करोगे, ये चीजें जो तुमने नहीं करनी करोगे तो मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस बुरी हो सकती है। कुछ बड़े कम लोग होते हैं जो आपको बड़े सिंसियर मिलते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो वाला सिंसियर फ्रेंड है जो आपको शुरू के दिनों में मिलता है और जो फिर आपकी हेल्प करता है हर हर स्टेज पे, आपको कह लो एडजस्ट करवाने में या वहां पे यूज टू करवाने में, ठीक है। तो बडी मेंटोर उसको बोलते हैं, जो आपके शुरू के दिनों में एक फ्रेंड मिल जाए जो आपको गाइड करे, ब्रीफ करे, जब आपको कोई इशू हो तो वो कहे यार वहां चले जाते हैं, या इवन कुछ लोग आपके साथ उठ के चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं बडी मेंटोर। तो ये जब भी किसी कंपनी में जाओ, ट्राई टू फाइंड अ बडी मेंटोर, ताकि आपका वो जो भी आपके कुछ इस तरह के शुरू में जेल होने की इश्यूज हैं या एडजस्टमेंट होने के इश्यूज हैं आपकी, तो वो आपके हल हो सकते हैं। अगेन देन ओरिएंटेशन चेकलिस्ट। ओरिएंटेशन चेकलिस्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक नया बंदा आ रहा है, आप उससे ज्वाइनिंग रिपोर्ट लेते हो, ठीक है, वो लिख लो। फिर उसके बाद आप उससे कुछ लोग एक्सेप्टेंस उसी टाइम ले लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आप उसी दिन ले आना, तो आप उससे डॉक्यूमेंट्स का सेट भी ले सकते हो, उसके एजुकेशनल, उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल, सीएनएसई फोटो, पहले अगर नहीं दिए हुए तो वो उस दिन उस पर रख लो। तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट आ गई उसकी, उसकी एक्सेप्टेंस आ गई अगर उसने पहले ना दी हुई हुई,
उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स आ गए, ठीक है। अगर आपने उसको सेपरेट कोई ऑफिस देना है या इवन कोई भी आप कीज उसको हैंड ओवर कर सकते हो। और कोई उस पोस्ट से रिलेटेड कोई और चीजें हैं, एम्प्लॉय कार्ड अगर बन गया तो उसको दे दो। तो इट मीन्स कि आप ज्वाइनिंग पैक एक पूरा होता है जिसके अंदर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो आप उसको हैंड ओवर करते हो, ठीक है। कुछ तो इवन ऐसे भी एचआर इतने माशाल्लाह डेवलप हुए हुए हैं कि वो बकायदा आपको वेलकम नोट देते हैं, ठीक है, और बकायदा आपको कार्ड देते हैं, ठीक है, कि वी वेलकम यू और ये वो, ठीक है। इट डिपेंड्स कि लोग कितने आपको खुशी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आप मेक श्योर कर लो कि आपकी तमाम वो चेकलिस्ट क्लियर है। फिर ये मेक श्योर कर लो कि तमाम इंफॉर्मेशन जो उसको चाहिए थी वो आपने उसको कंप्लीट दी है, क्योंकि ये देखो एचआर का काम है कि उसे कोई इंफॉर्मेशन रह ना जाए, ठीक है। लाइक उसको ये बता दो कि कंपनी का थोड़ा बहुत बता दो, ठीक है। फिर उसको ये बता दो कि आप जिस रेलिवेंट डिपार्टमेंट में हो आपने किसको रिपोर्ट करना है, आपके नीचे अगर सबऑर्डिनेट्स कोई हैं तो कौन है, वो कितने हैं, या आप अगर सबसे जूनियर हो तो आपने किस किस को रिपोर्ट करना है, आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं, ठीक है। ये हमारा कैफे है, ठीक है, ये हमारा फलाना डिपार्टमेंट है, ये फलाना है, यहाँ आपका इंटरेक्शन होते रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उससे कवर कर दो, इंफॉर्मेशन को बड़ा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। कोशिश करो कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो। मतलब देखो वो अभी नया नया बंदा है, आपने ये भी नहीं करना कि जितनी भी उस कंपनी की इंफॉर्मेशन है सारी उसे एक ही दिन में दे दो। देखो उसके लिए एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या पता पहले दिन ही वो भाग जाए। मिसाल देता हूँ, अगर मैं सारी एचआर आपको एक ही दिन पहले दिन ही सारी पढ़ा दूं कि भाई इसमें सारे फंक्शन ये हैं, तो भाई आपने आपकी अपनी भी कैपेसिटी है, आप उसको सारा थोड़ी एब्जॉर्ब कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके पहले बेस बनाई, फिर आधा फंक्शन, फिर आधा फंक्शन, फिर एक फंक्शन, इस तरह करते कराते, ठीक है। इसी तरह आपने उसको भी वो चीजें शुरू में लाजमी देनी है जो उसके लिए जरूरी है। देन आपने फिर क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो यूज टू हो जाएगा तो उसके मजीद इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। देन कम्स इवैल्यूएशन और इन। सर जी जी सर। इसमें एक और चीज भी होती है ना कि जैसे आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसको, टर्म्स एंड कंडीशन मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बता देते हैं, लेकिन इसके साथ आप एडिशनल उसको मतलब पूरा कंपनी हिस्ट्री वगैरह तो नहीं बता सकते। समटाइम्स भूल जाते हैं, किसी की मेमोरी इतनी नहीं होती, तो कुछ प्रोस्पेक्टिव देते हैं इस तरह का ताकि ये आप बाद में जाके पढ़ लें। इस ये भी बिल्कुल इंक्लूडेड होता है ना बिल्कुल इसमें? बिल्कुल ऐसी है। कुछ लोग ना आपको वही चीजें हैंडआउट्स की फॉर्म में, मैंने कहा ना ज्वाइनिंग पैक जो दिया जाता है, तो ज्वाइनिंग पैक में कुछ लोग वो एक पीपीटी कह लो या जो उनके एक हैंडआउट्स होते हैं ना जो मोटे मोटे कह लो, या जो एसओपीज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो आपको हार्ड कॉपी में भी दे देते हैं कि जब आपके पास टाइम हो तो आप उसको लाजमी वो कर लो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही सना का वैलिड पॉइंट है कि आप वो भी चीजें हैंड ओवर कर देते हो ज्वाइनिंग पैक के अंदर ही। और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन फॉलो आप इवैल्यूएट करते रहो कि क्या उस बंदे को हमने सही तरह से गाइड किया, ठीक है। कहीं अगर उसे अभी भी इश्यूज हैं तो आप उसको एड्रेस करो और उसको आगे लेके चलो। तो ये है बड़ा सिंपल सा ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट था, तो मैंने कहा आपको पहले दे दूं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखें अभी हमने सेलेक्ट किया है बंदा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज बनती है वो ओरिएंटेशन है, उसको इंट्रोड्यूस कराना। फिर उसके बाद आती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ 7 एक मिनट है, हम ट्रेनिंग का स्टार्ट ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जितना हो गया। और फिर उसके बाद आज 8 बजे आपका क्विज भी है, तो वो 8 से पहले आप लोगों ने मुझे वैसे भी बता देना है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन ओरिएंटेशन यू मे आस्क, और फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग पे मूव करता हूँ। ये एक अलग फंक्शन होता है एचआर का। अलग इन सेंस के मतलब हैं तो सारे काम एचआर नहीं करने, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए और ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसको हम सेपरेट ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर होगी ओरिएंटेशन? यस सर। ठीक हो ठीक ठीक यस हो सर, गया, क्लियर। ठीक हो गया। ओरिएंटेशन में इवन कुछ लोग शुरू में आपकी ईमेल आईडी भी बनवाते हैं, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर डोमेन पे आ जाए, ठीक है। तो बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट आपकी करता है, ताकि क्योंकि आप रेगुलर एम्प्लॉय बन चुके होते हो। अच्छा, तो देन कम्स ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, या इसको टी&डी भी कहते हैं, ठीक है। टी&डी स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये बड़ा एक एचआर का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है एचआर की। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके ख्याल में इन जेनेरिक टर्म्स
हम किसी को ट्रेन क्यों करते हैं? सर ताकि वो ट्रेन अच्छे इसलिए से काम करते हैं कर कि वो एक कैपेबल इंसान बन सके, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी जॉब फिट में वो जो अचीवमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है, वो अचीव कर सके। बिल्कुल सही, गुड। और कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है ट्रेनिंग का? एक तो होगी इसकी स्किल्स पॉलिश करना। सर ये भी हो सकता है कि जो हमने उससे काम करवाना है उसने पहले नहीं किया होगा, तो उसको एक बेसिक हाव नाउ देने के लिए, और बाकी तो वो काम करते हुए सीख जाता है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि देखो, चाहे अभी तो हमने चलो 2 साल वाला बंदा रखा था ना, जिसका 2 साल एक्सपीरियंस था, एक अज्यूम किया था। देखो, इवन आप किसी को 5 साल 10 साल की एक्सपीरियंस, मैं सिर्फ एक सेकंड कासिम, इवन आप किसी को अगर 5 साल उसका एक्सपीरियंस है, 10 साल है, उसको अगर हायर कर रहे हो किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपको स्टिल उसको ओरिएंटेशन देनी होगी, स्टिल उसको ट्रेन करना होगा। ट्रेन इन अ सेंस कि देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक काम करने का तरीका होता है। क्या पता वहां पे कोई और सॉफ्टवेयर चलता हो, यहाँ कोई और। इवन अगर सॉफ्टवेयर भी सेम है, सारा कुछ सेम है, स्टिल प्रोसीजर्स में भी डिफरेंस हो सकता है, काम करने के अंदाज में फर्क हो सकता है। ठीक है, तो स्टिल आपने उसको ट्रेन जरूर करना है, ठीक है, ताकि वो आपके एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो शुरू में आप किसी भी कंपनी में जाओ तो आपके लिए मुश्किल होती है। मुश्किल इन सेंस ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल, यानी कि आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, यूज्ड टू होने में टाइम लगता है। जी कासिम। और सर जाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको बताना पड़ता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सर इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। तो एग्जैक्टली। अपने सॉफ्टवेयर जिस पे काम वगैरह करना होता है तो उसकी भी नाउ हाउ उनको देनी होती है, तो इसलिए भी ट्रेनिंग बहुत मस्ट होती है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। और सर ऐसे भी होता है ना कि मिसाल के तौर पे पहले जिस कंपनी में काम करता था वो हाउसिंग सोसाइटी हो तो उसकी एंट्रीज कोई और होंगी, लेकिन जो किसी और चीज किसी और इदारे को ज्वाइन करेगा तो उसकी एंट्री चेंज होंगी। हो सकता है वो कोई मेडिकल की कंपनी हो बिल्कुल या सही, कोई भी हो। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अगर इंडस्ट्री चेंज है तो भी आपने उसको ट्रेन करना है। ठीक है, और अगर इवन इंडस्ट्री सेम है तो भी उसके, देखो, हर कंपनी का अपना एक काम करने का तरीका कार है। ठीक है, तो उसको आपने उसके बारे में ओरिएंटेशन, उसके बारे में ट्रेनिंग लाजमी देनी है। ठीक है, कासिम कुछ कह रहा था, फिर रुक गया। सर मैं ये कह रहा था कि ट्रेनिंग इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि नॉर्मली जो लोग हमारे पास आए हुए थे क्वालिफिकेशन उसकी जो है ना ओवरऑल क्वालिफिकेशन एक चीज़ के मुतालिक नो हाउ होती है। जबकि हम उसे हायर करते हैं जॉब के लिए तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए उसको हायर करते हैं, तो उस स्पेसिफिक चीज़ की स्पेसिफिक ट्रेनिंग उसके लिए फिर जो है ना रिक्वायर्ड होती है। मतलब अगर जो है ना अकाउंटिंग का एक बंदा हम हायर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो टैक्सेशन में आता है या जो है ना अकाउंट्स के दूसरी जो है ना स्पेसिफिक अकाउंट्स या लेजर या दूसरी चीज़ें मेंटेन करने के लिए आता है, तो उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से जो है ना वो रिपोर्टिंग वगैरह उसकी प्रोसेस होती है, वो सारे प्रोसेस समझाने के लिए हम उसको ट्रेनिंग जो है ना दरकार होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन की वो डिफरेंट होती है। बिल्कुल एक तो ऐसी है। ये चीज़ है जो कि न्यू हायरिंग है। इसके अलावा ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टाइम टू टाइम जो है उसमें चेंजेस आ रही होती हैं। वो मुख्तलिफ अपने फंक्शंस या पॉलिसीज़ में चेंज लेके आते हैं, मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस उनके होते हैं उसमें चेंज लेके जो है ना वो आ रही होती हैं, या मुख्तलिफ कोई और नई सिस्टम जो है ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उन सिस्टम्स को फिर जो है ना एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी जो है ना उनको भी फिर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। ये फंक्शन जो है ये ज़रूरी नहीं है कि जस्ट हम न्यू एम्प्लॉयज़ को ही दें। ऑर्गेनाइजेशन और अपनी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होती हैं उनको भी जो है ना ट्रेनिंग टाइम टू टाइम जो है ना वो फिर देती रहती है ताकि उसको जो है ना ग्रूम किया जा सके। न्यू जो टेक्नोलॉजीज या सिस्टम्स वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनके मुतालिक भी वो उनके जो एम्प्लॉयज़ होती हैं वो जो है वेल मतलब उनके पास उनकी नॉलेज और यूज टू वो होने चाहिए उस चीज़ के लिए। बिल्कुल सही। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। कासिम ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि सिर्फ नए एम्प्लॉयज को नहीं देनी, वो तो ऑब्वियसली हमने देनी ही है, लेकिन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के स्किल सेट को बढ़ाने के लिए, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अगर आपके इदारे ने कोई नया सॉफ्टवेयर लगा लिया है या कोई भी चेंज किया है, तो उसको, उसकी कंप्लायंस के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपने उसको ट्रेनिंग देनी है। तो ना सिर्फ न्यू लोगों के लिए बल्कि एग्जिस्टिंग लोगों को भी हमने उनकी नॉलेज को बढ़ाना है, उनकी स्किल्स को पॉलिश करना है, तो इन सब चीजों के लिए भी ट्रेनिंग जरूरी है। वी हैव लेस देन अ मिनट, तो मैं यहाँ पे इसको वाइंड अप करता हूँ। वी जॉइन इन
जस्ट 5 मिनट्स, हम 5-1 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, तो इंशाल्लाह ट्रेनिंग को फिर फॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सना अटेंडेंस होगी? जी सर। ठीक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम बस 3-4 मिनट तक दोबारा इसको ज्वाइन करते हैं।